ओके स्टूडेंट, बिल्कुल स्टार्टिंग से हम वन बाय वन टॉपिक्स देखते जाते हैं। चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें सबसे पहला हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स पढ़े थे, तो समझना है और आपको समझना है। नोट्स आपके पास सब कुछ ऑलरेडी रिटर्न है। तो सबसे पहले हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स पढ़े थे और वो फैराडे और उसके पार्टनर हेनरी ने भी किए थे। तो फैराडे ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उन एक्सपेरिमेंट्स को आपने देखा कि जब भी किसी कॉइल से पास होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है, इंपॉर्टेंट बात है ना। अब हम उतना डिटेल में तो नहीं पढ़ेंगे, हाँ, बट जो उनकी हर टॉपिक की जो इम्पॉर्टेंट बात है, जो मेन कॉन्सेप्ट है, इसको हम रिवाइज करते हुए चलेंगे। तो जब भी किसी कॉइल से पास होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स में टाइम के साथ चेंजेस आते हैं तो कॉइल में इंड्यूस करंट फ्लो होता है, इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है और इंड्यूस करंट फ्लो होने लग जाता है। और इंफॉर्मेशन किससे मिलती है? इस गैल्वेनोमीटर से। तो अगर किसी कॉइल के पास पार मैग्नेट किसी एक पोल को लेकर जाते हैं, मोशन कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक पोल से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं वो कॉइल से लिंक्ड हो जाती है। बार मैग्नेट को जब बहुत दूर रखा हुआ था तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती। जैसे जैसे बार मैग्नेट को पास लेकर आ रहे हैं, जैसे जैसे पास ला रहे हैं, कॉइल से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, कॉइल से लिंक मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है और गैल्वेनोमीटर की नीडल डिफ्लेक्शन शो कर रही है। जैसे ही मैग्नेट को यहाँ पास लाकर रोक दिया, स्टेशनरी कर दिया, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, चेंज नहीं हो रहा है, तो नीडल उस मोमेंट पर 0 पर सेट हो जाती है। बार मैग्नेट को अब पीछे ले जाते हैं तो वापस फ्लक्स चेंज होता है, डिक्रीमेंट आता है, आइदर इंक्रीमेंट हो या फिर डिक्रीमेंट, कुछ भी हो, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना चाहिए। तो जब मैग्नेट को पास लाते हैं फ्लक्स चेंज होता है, डिफ्लेक्शन आता है, स्टेशनरी कर देते हैं, फ्लक्स चेंज नहीं होता है तो डिफ्लेक्शन 0 हो जाता है, और इसको दूर ले जाते हैं तो वापस फ्लक्स चेंज होता है और अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन आता है। तो मेन कॉज क्या है? इंड्यूस करंट के फ्लो होने का मेन कॉज क्या है? कॉइल से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स में टाइम के साथ चेंज होना। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने का सोर्स कुछ भी हो सकता है। जैसे अभी हमने मैग्नेट दिखाई थी, आप एक करंट कैरिंग कॉइल ले सकते हैं। दिस इज अ करंट कैरिंग कॉइल। अगर किसी करंट कैरिंग कॉइल सी डैश को यूज ले किसके पेस पर? उस मैग्नेट के पेस पर, तो भी सेम आपको ऑब्जर्वेशंस मिलते हैं, सेम रिजल्ट्स मिलते हैं। इस करंट कैरिंग कॉइल को हम पास लाएं, डिफ्लेक्शन आएगा, स्टेशनरी कर दें, डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा, वापस दूर लेकर जाएं, डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन है। तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन हमें क्या बताता है? कि सी कॉइल में करंट फ्लो हुआ, जबकि हम देख रहे हैं इस सी कॉइल के साथ कोई बैटरी, कोई सोर्स कनेक्टेड नहीं है, फिर भी गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन आ रहा है। इसका मतलब इस सर्किट में भी करंट फ्लो हो रहा है। और वो कब फ्लो होता है? हम यहाँ पर सी डैश कॉइल को जब मोशन कराते हैं या किसी बार मैग्नेट को सी के रेस्पेक्ट में मोशन कराते हैं, तभी जनरेट होता है इस तरह से। ओके, ये एलिमेंट हमें बताते हैं कि जब भी किसी कॉइल, किसी सर्किट या किसी लूप से पास होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स जब टाइम के साथ चेंज होता है तो सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। और फैराडे ने अपनी फिर काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए और 2 लॉ रिलीज किए। फर्स्ट लॉ में हम कहते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ, इसमें हम इंड्यूस्ड ईएमएफ के प्रोडक्शन के कॉज को बताते हैं, जो अभी अभी हम बात कर रहे हैं। whenever magnetic flux linked with a coil changes with time, an EMF induced in the coil and induced current produced in the coil। तो induced EMF के प्रोडक्शन का कॉज बताता है
first law, Faraday's first law. Whenever magnetic flux linked with any coil changes with time, induced EMF produced in the coil. Second law, Faraday का जो second law है वो induced EMF के मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है. Faraday's second law. Faraday's second law क्या बताता है? The magnitude of induced EMF is always proportional to rate of change of magnetic flux. इसके बारे में जब हम क्लास ले रहे थे तब बताया था, अभी वापस बता रहा हूँ. वो जो कॉइल है C, जिसमें हमने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया था, उसके पास अगर हम बार मैग्नेट को धीरे लाते हैं तो डिफ्लेक्शन कम अमाउंट में मिलता है. दैट मींस इंड्यूस्ड करंट कम मैग्नीट्यूड के होते हैं. कब? जब मैग्नेट को हम धीरे धीरे सी कॉइल के पास लाते हैं. अब दूसरी कंडीशन, अगर हम बार मैग्नेट को फास्ट मोशन कराते हुए सी के पास लाए, थोड़ा सा रिलेटिवली फास्ट, तो हम देखते हैं डिफ्लेक्शन का अमाउंट ज्यादा आता है. तो धीरे धीरे पास लाते हो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का मैग्नीट्यूड कम होता है. जब फटाफट पास लेकर आते हो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स रैपिड हो जाता है, हाई हो जाता है, और डिफ्लेक्शन ज्यादा आता है. डिफ्लेक्शन ज्यादा आना मतलब करंट ज्यादा कब होगा? जब ईएमएफ ज्यादा होगा. तो बस इस बात से फैराडे को पता लग गया कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये किसके प्रोपोर्शनल है? इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के प्रोपोर्शनल है. और जब हम बार मैग्नेट को स्टेशनरी कर देते हैं तो फ्लक्स चेंज ही नहीं होता, मतलब कांस्टेंट हो जाता है. कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0. तो इस तरह से फैराडे ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए और अपने 2 लॉ रिलीज किए. ये 2 लॉ रिलीज किए. इसके बाद हम एक और इम्पॉर्टेंट लॉ पढ़ते हैं, लेंज लॉ. लेंज लॉ आज आपको बड़ा ध्यान से देखना है और बहुत सारे एग्जांपल से उसको बात को समझेंगे. 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है लेंज लॉ पर. लेंज लॉ, तो फैराडे ने इंड्यूस्ड ईएमएफ के कॉज के बारे में बता दिया. फैराडे ने इंड्यूस्ड ईएमएफ के मैग्नीट्यूड के बारे में भी बता दिया. कॉज बता दिया, मैग्नीट्यूड बता दिया, डायरेक्शन नहीं बताई. फैराडे ने इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन के बारे में कुछ भी नहीं बताया. इसके बारे में कौन बताता है? तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन के बारे में या इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन के बारे में बताता है लेंज लॉ. तो बिल्कुल दिमाग में फ्रीज कर ले, छोटी छोटी बातें हैं चैप्टर नंबर 6 में. ओके गाइस, ऑडियो वीडियो ठीक चल रहा है ना? हेलो सर, ठीक है बिल्कुल. काफी स्कूल्स में अब एग्जाम आ रहे हैं, बच्चे पढ़ने में लगे हुए हैं, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग भी ऑन की हुई है. ओके, तो चैप्टर नंबर 6 में हमने फैराडे के एक्सपेरिमेंट, फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज सेकंड लॉ ये डिस्कस किया. अब हम इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन के लिए नेक्स्ट लॉ पढ़ने वाले हैं, लेंज लॉ, है ना? ओके, अब इसके अकॉर्डिंग क्या होता है क्या नहीं होता है, तो हम डायग्राम से ही बातों को समझेंगे. डायग्राम से समझेंगे. लेट ये कॉइल है. सबसे पहले कॉइल में आपके लिए कुछ इस तरह से बना रहा हूँ कि आपको प्रॉब्लम ही नहीं हो समझने में. ये कॉइल किस प्लेन में है? मार्कर बोर्ड के प्लेन में है. मार्कर बोर्ड के प्लेन में. और आपको पता है अगर इस कॉइल में क्लॉकवाइज करंट फ्लो होता है तो क्लॉकवाइज करंट फ्लो होता है तो क्या बनता है? एस बनता है ना, ये एंड, है ना? हम लोग इसको यहाँ से देख रहे हैं, मैं भी इसको यहाँ से देख रहा हूँ, आप लोग भी इसको इधर से देख रहे हैं. और अगर क्लॉकवाइज करंट है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट कैसा है? क्लॉकवाइज है. तो ये एंड जहां से हम देख रहे हैं ये एस बनता है. एस बनता है मतलब इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होगी? परपेंडिकुलरली इनवर्ट. ट्रू? याद आई पुरानी बात? यस स्टूडेंट्स? यस सर. क्लॉकवाइज करंट है तो, है ना, कर्ड फिंगर से जाएगी थंब अंदर की तरफ, क्रॉस. ठीक है, अब इस क्रॉस को समझने के लिए कर्ड फिंगर ये सब हम छोड़कर एक शॉर्टकट हमने किया हुआ है कि क्लॉकवाइज है तो एस के एरो देख लो आप, है ना, एस के एरो सपोर्ट कर रहे हैं. एस मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर होती है, ये हमने याद किया. ठीक है, और अगर दूसरा केस आपको अच्छे से पता है,
अगर कोई और कॉइल है और उसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम क्या बनाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम कुछ एन बना एन देते हैं इस तरह से। और ये एन के जो एरो हैं, ये एरो किसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्लॉकवाइज को। और एन मतलब क्या होता है, तो एन मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू आउटपुट डॉट, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है। तो राइट हैंड थंब रूल से भी करते हैं, अगर कर्ड फिंगर्स को आप ऐसे बैंड करते हो तो थंब बाहर की तरफ। ओके, अब लेंज लॉ को समझने के लिए हम दो डायग्राम को यूज लेंगे। तो कैसे क्या काम करता है लेंज लॉ, तो अकॉर्डिंग टू लेंज the polarity or the direction of induced EMF and induced current is such that it opposes the cause that produce it, है ना। तो let ये induced current है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से जनरेट हुआ। कैसे हुआ, तो यहाँ पर इस डस्टर पर मैंने एस लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा और बोल्ड कर देता हूँ। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से, बहुत सारे एग्जाम्पल से हम लेंज लॉ को समझेंगे। विदाउट एग्जाम्पल लेंज लॉ समझना बहुत बहुत मुश्किल होगा। देखिए ये एस है, ये एन है। मान लिया ये एक बार मैग्नेट है, तो ये एस है और इस कॉइल के पास मैं इस एस को लेकर जाता हूँ ना। तो आपने देख लिया ये एस है, मैं इसको हॉरिजॉन्टल इस तरह से कर रहा हूँ। जब एस पोल को मैं इधर लेकर जाता हूँ तो ये एस बनता है ना। तो एस पोल को मैं बहुत दूर से इसके पास लेकर जाता हूँ, तो यहाँ पर एस पोल बनता है। किसके अकॉर्डिंग, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग। इसका मतलब करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी। कब, जब इस कॉइल के पास किसी मैग्नेट का एस पोल लेकर जाएंगे तो इस कॉइल में क्लॉकवाइज करंट फ्लो होने लग जाएगा। और वो जो एस है, वो जो एस है वो इस एस को क्या करेगा, रिपेल करेगा, कर रहा है ना, अपोज। एस पोल को या एस पोल क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो कोई भी करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग कॉइल अपने आप एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाती है। आपको याद होगा, अगर कोई ऑब्जर्वर यहां से देख रहा है तो एस है, इस लूप को बिल्कुल पीछे से देखें, है ना, यहाँ तो पॉसिबल नहीं है। अगर ये मार्कर बोर्ड के प्लेस पर एक ग्लास होता है ना, ग्लास की शीट होती, ग्लास की एक शीट होती, और इस एस को हम यहाँ से देख रहे हैं तो एस दिख रहा है। सेम एस को अगर पीछे से देखें तो ये ना क्लॉकवाइज नहीं दिखता, ये एंटी क्लॉकवाइज दिखता। आपको याद होगा एक ट्रांसपेरेंट शीट पर आपको बताया था, ये एस पीछे से एन दिखता। इसका मतलब पीछे वाले ऑब्जर्वर के लिए, पीछे वाले ऑब्जर्वर के लिए एन है और आगे वाले के लिए एस है। तो ये जो करंट कैरिंग लूप होते हैं, इसको मैं आपको 3D में अगर दिखाऊं, लेट दिस इज लूप, है ना, ये पीछे वाला पोर्शन है और ये आगे वाला पोर्शन है, और इसमें करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से है। और अगर आप यहाँ से देख रहे हैं तो मुझे कोई बताइए ये इस ऑब्जर्वर के लिए क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। ये वाले पीछे वाला पोर्शन है, ये पीछे वाला पोर्शन, ये पीछे वाला पोर्शन है, ये आगे वाला पोर्शन। बस इस चैप्टर में ये जो 3D बताइए भाई, सभी को बताना है ऑब्जर्वर के लिए करंट एंटी क्लॉकवाइज क्लॉक। है या एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज सुनाई दिया। और यस इस सर, ऑब्जर्वर एंटी के लिए क्लॉकवाइज। ये आगे वाला पोर्शन है, मतलब करंट ऊपर से नीचे आ रहा है, फिर यहाँ से पीछे जा रहा है और पीछे से वापस ये ऊपर आ रहा है, फिर ये नीचे, आगे से नीचे आ रहा है, पीछे से ऊपर जा रहा है। तो 3D में है ये डायग्राम, ये तो 2D में है, मार्कर बोर्ड के प्लेन में है, ये 3D में है। तो मैं इससे पहले समझाऊंगा आपको। चलिए, तो एंटी क्लॉकवाइज ट्रू है ना। तो यहाँ मेरी इस फिंगर को आप देख लीजिए, इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है और मैं हूँ ऑब्जर्वर, तो इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है। तो मेरे लिए करंट कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। इस ऑब्जर्वर के लिए एंटी क्लॉकवाइज है। और ये ऑब्जर्वर है ना, बिल्कुल घूमकर इस कॉइल को पीछे से देखे, तो सेम जो एंटी क्लॉकवाइज करंट था वो क्लॉकवाइज हो जाएगा। सेम जो एंटी क्लॉकवाइज करंट था वो क्लॉकवाइज हो जाएगा। कैसे, तो हमने कहा था उस ऑब्जर्वर के लिए एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज था उसके लिए। अब मेरे लिए कैसा हो गया वही करंट, बताइए। ये जो मैं अभी फिंगर घुमा रहा हूँ, करंट की डायरेक्शन मैंने क्लॉकवाइज। वही रखी है, करंट की डायरेक्शन वही है कॉइल में, बट ऑब्जर्वर की पोजीशन के अकॉर्डिंग अब वो क्लॉकवाइज हो चुका है, वो क्लॉकवाइज हो चुका है। तो इस ऑब्जर्वर के लिए इधर क्या है, एन है, और उधर क्या है, ऐसे। तो हर करंट कैरिंग लूप अपने आप में एक मैग्नेट बन जाता है ना। तो ये एक वर्चुअल मैग्नेट बना दिया मैंने। रीजन, क्योंकि इस ऑब्जर्वर के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेगी और इस ऑब्जर्वर के लिए, इधर वाले के लिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनवर्ड होगी, अंदर की तरफ होगी, क्योंकि इस ऑब्जर्वर के लिए क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कुछ गड़बड़ हो गया क्या, है ना, एंटी क्लॉकवाइज है। तो आप खुद बताइए, एंटी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर से कहां से निकलेगी, राइट साइड से या लेफ्ट साइड से? याद आ गया ना, एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है, एन होता है, एंटी क्लॉकवाइज में एन होता है। तो इस तरह से हर करंट कैरिंग लूप एक मैग्नेट की तरफ बिहेव करने लग जाता है। एक ऑब्जर्वर के लिए अगर एंटी क्लॉकवाइज है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड होगी। दूसरे ऑब्जर्वर के लिए जो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन से देख रहा है, उसके लिए अगर क्लॉकवाइज है तो एस बनेगा, एस बनेगा मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनवर्ट होगी। तो हर करंट कैरिंग लूप क्या बना लेता है, अपना एक वर्चुअल मैग्नेट बना लेता है। मैग्नेट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हर मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक एंड से निकलती है और दूसरे एंड में इन करती है। और अगर करंट कैरिंग लूप में भी ऐसा हो रहा है कि एक एंड से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही है और दूसरे एंड से निकल रही है, यहाँ पर एक एंड से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है और दूसरे एंड से अंदर जा रही है, तो ये भी किसकी तरह बिहेव करने लग जाएगा, एक बार मैग्नेट की तरह। पुष्पिंदर, अर्पिता जैन, बच्चों को टाइम का कंफ्यूजन दिखता है। ओके, तो दिस इज ट्रू। लेंज लॉ को समझने के लिए बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देखने होंगे। यस गाइस, ट्रू? Yes, sir. है ना, कंफ्यूजन हो तो आप बोलें और पूछें, क्योंकि लेंज लॉ को समझना और इसके एप्लीकेशंस को समझना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। और एक एग्जांपल से, है ना, सबको बात समझ में नहीं आती, सबका अपना अपना समझने का तरीका होता है, तो हम ज्यादा एग्जांपल्स लेंगे अभी। ओके, अभी तो मैं डायरेक्शन बता रहा हूँ, लेंज लॉ को समझाना तो समझ लो अभी बाकी। ओके, तो एक करंट कैरिंग लूप मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ये मैंने इस बात से समझाया। ये पीछे वाला पोर्शन जो है ये डॉटेड वाला है और ये कंटिन्यूअस वाला पोर्शन आगे वाला है। तो अगर मैं यहाँ पर हूँ, मैं ऑब्जर्वर हूँ, तो मेरे लिए इस लूप में करंट एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब एस बनेगा, मतलब सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या बनेगा, है ना, एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस ऑब्जर्वर के लिए क्या बन रहा है, एन। एन बन रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ होगी। अगर ये ऑब्जर्वर इधर से आकर देखे तो सेम करंट, सेम है, करंट वही है लूप में, बट मेरे लिए अब ये क्लॉकवाइज हो गया। क्लॉकवाइज है तो क्या बनेगा, एस बनेगा। Yes. एस बनेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनवर्ड है इधर से, तो ऑटोमेटिकली करंट कैरिंग लूप हमारे लिए एक वर्चुअल मैग्नेट की तरह काम करता है। तो मैं आपको बता रहा था लेंज लॉ के अकॉर्डिंग इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होती है कि वो उस कॉज का अपोज करती है जिससे वो जनरेट हुई है ना, तो उस कॉज का अपोज करती है जो उसके प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो मैंने कहा ये बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट का एस पोल इस लूप की तरफ लेकर जाता हूँ, तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन ऑटोमेटिकली कैसी हो जाएगी, क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉकवाइज होगी तो एस बनेगा तो वो इस एस पोल का रिपेल कर पाएगा, ऑटोमेटिकली एस हो जाएगा। और ये एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को भी फॉलो करता है। कैसे, लेट बार मैग्नेट को मैंने यहाँ से यहाँ लाने में कुछ बताया था, लेट 5 जूल वर्क किया, तो यहाँ पर करंट फ्लो होगा और 5 जूल हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी इस मेटल की रिंग में। और जब आप एडिशनल वर्क नहीं करते हो, 5 जूल एनर्जी देकर आपने इसको छोड़ दिया, मैग्नेट को 5 जूल एनर्जी दी और छोड़ दिया, तो कुछ देर तक मैग्नेट मोशन करेगा, कुछ देर तक यहाँ करंट फ्लो होगा और हीट एनर्जी की फॉर्म में वो एनर्जी रिलीज हो जाएगी और ये जो एस बना था वो इस एस को ब्रेक लगा देगा, सिस्टम रुक जाएगा। तो आपको पता है करंट का फ्लो होना बंद हो जाएगा। इंड्यूस करंट तभी तक फ्लो होता है जब तक बार मैग्नेट मोशन करता है। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पर फुल्ली बेस्ड है लेंज लॉ, जितना जूल वर्क किया उतना जूल एनर्जी मिल जाएगी और सिस्टम रुक जाएगा। और अब बार मैग्नेट को आप पीछे लाओगे तो क्या होगा, तो इधर देखें, बार मैग्नेट को जब मैं पीछे लाता हूँ, यहाँ आ जाए, इसलिए 2 डायग्राम बनाए थे। कौन है, बार मैग्नेट को जैसे ही आप पीछे लाते हैं तो एस पोल को आप दूर ले जा रहे हैं, तो बार मैग्नेट के
मोशन को ब्रेक लगाने के लिए, स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए ऑटोमेटिकली इस लूप में करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो एंटी क्लॉकवाइज हो जाती है। और जैसे ही एंटी क्लॉकवाइज होती है तो क्या बनता है, ये वाला एंड नॉर्थ पोल, ये वाला एंड क्या बनता है, नॉर्थ पोल। और ये नॉर्थ इस साउथ को ब्रेक लगाएगा, अट्रैक्ट करेगा, रोकेगा। तो बार मैग्नेट जा रहा है अवे फ्रॉम द लूप, और कौन सा पोल, बार मैग्नेट का एस पोल जा रहा है अवे फ्रॉम द लूप। तो ऑटोमेटिकली इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इस तरह से जनरेट हो जाती है कि ये एंड नॉर्थ बनता है और ये नॉर्थ इस एस को दूर जाने से रोकता है। तो जब इस एस पोल को पास ला रहे थे, एस ही बनता है, ब्रेक लगाता है मोशन का, क्योंकि पास आ रहा है बार मैग्नेट। अब ये पास आकर रुक गया है, सब कुछ करंट जीरो हो चुका है, अब इसको हम दूर ले जा रहे हैं, इस एस पोल को दूर ले जा रहे हैं, है ना, इस एस पोल को दूर ले जा रहे हैं। तो अवे फ्रॉम दी, है ना, लूप, बार मैग्नेट का मोशन हो रहा है अवे फ्रॉम दी लूप। अब इसको रोकना है, तो रोकना है तो कौन रोकेगा, अपोजिट पोल ही तो रोकेगा। तो ऑटोमेटिकली करंट की डायरेक्शन इस तरह से सेट हो जाती है। ये 2D डायग्राम से एक बात मैंने आपको बताई, ठीक है। अब मुझे आप बताइए, तो पहले आपसे पूछेंगे फिर आपसे, ओके, लेट दिस इज करंट कैरिंग लूप। बहुत सारे एग्जांपल से आपको लेंज लॉ समझना है, फिर आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आपको बहुत बहुत ऑर्डिनरी लगेंगे। भाई ये एन पोल है, ठीक है, आपको दो ही ऑप्शन है आपके, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ये जो करंट, ये लूप है, करंट कैरिंग लूप नहीं है, एक सिंगल लूप है, मेटल की एक रिंग है और इस प्लेन में है, मार्कर बोर्ड के प्लेन में है। मैं आपको कंडीशन बता दूंगा कि कौन सा पोल किधर आ रहा है। आपको बताना है कि इस लूप में करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एन बनेगा या एस, ठीक है। तो नॉर्थ पोल को यहाँ रखा हुआ है किसी ने, यस गाइस, दिख रहा है ये एन, यस सर। मान लिया ये एक बार मैग्नेट है, ये एन पोल है और ये कॉइल है, मैंने इस एन पोल को यहाँ रखा और अब मैं इस नॉर्थ पोल को दूर ले जा रहा हूँ। तो जिस मोमेंट पर आप ये काम कर रहे हैं, ये दूर जा रही है, उस प्रोसेस में, उस टाइम पीरियड में, है ना, जब तक बार मैग्नेट यहाँ से यहाँ आ रहा है, उस टाइम पीरियड में इसमें इंड्यूस करंट फ्लो होता है। डायरेक्शन क्या होगी उस इंड्यूस करंट, नॉर्थ पोल को दूर ले जाया जा रहा है। तो क्लॉकवाइज सुनाई दिया भाई मुझे, नॉर्थ पोल को मैं दूर ले जा रहा हूं, तो करंट की डायरेक्शन, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज बता रहे हैं। यस सर। क्लॉकवाइज वाला है क्या, एन पोल को दूर ले जा रहे हैं तो क्लॉकवाइज बता रहे हैं। क्लॉकवाइज क्यों, क्योंकि एन पोल को दूर ले जाया जा रहा है और दूर ले जाने से रुकेगा कौन, ऑपोजिट पोल, एस रोकेगा। और एस की ये एरो हमें क्या दिखा रहे हैं, बिल्कुल सही है, क्लॉकवाइज, ठीक है। ऐसे ऐसे 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। और सुनिए, है ना, अगर हम एन पोल को दूर से पास लाएं, तो बस एन पोल को इस कॉइल के पास ला रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी क्या बनना चाहिए, यहाँ पर भी एन ही बनना चाहिए। एन मतलब एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से, तो अपोज करता है। ये तो एक बार मैग्नेट वाली कंडीशन से आपको बताया। और सुनिए, क्रॉस मतलब हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली इनवर्ड, ठीक है। लेट ये मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, परपेंडिकुलरली इनवर्ड। और यहाँ पर एक लूप है, ठीक है। इस लूप को v वेलोसिटी से बाहर ला रहे हैं इस मैग्नेटिक फील्ड से। ये देख लो, यहां तक मैग्नेटिक फील्ड है, उसके बाद बाहर नहीं है, तो इस लूप को v वेलोसिटी से बाहर ला रहे हैं। ये लीजिए, मैं एक इन बिटवीन डायग्राम कैसा होगा वो बता देता हूँ, क्योंकि अभी जो मैंने बनाया था उसमें लूप कंप्लीटली मैग्नेटिक फील्ड में था। लेट दिस इज द इंस्टेंट व्हेन वी मूव अवे द circular loop from a uniform magnetic field which is perpendicularly inward, ठीक है। तो एक लूप है, धीरे धीरे एक कांस्टेंट वेलोसिटी से आप लूप को मैग्नेटिक फील्ड के बाहर ले जा रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड का रीजन आपने देख लिया कहां तक है इसका, और आप धीरे धीरे इसको बाहर ला रहे हैं। ये पूरा लूप पहले कंप्लीटली अंदर था, अभी ये बाहर आने का प्रोसेस आपको दिख रहा है, और कुछ टाइम के बाद ये पूरा बाहर आ जाएगा। तो जब आप इसको बाहर ला रहे हैं, है ना, इन बिटवीन, अब इसमें करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज। अभी इसके बाद कुछ एग्जांपल्स और हम लेंगे।
तो कोई भी ऐसा बच्चा छूटे नहीं जिसको लेंज लॉ समझ में नहीं आए। लेंज लॉ समझ लिया मतलब समझ लो 6 चैप्टर का आधा काम एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज होगी। दो ही Yes, ऑप्शन sir. है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। तो लेंज लॉ क्या कहता है बार बार बताऊंगा ताकि हर तरह के क्वेश्चन आपको आ जाए। देखिए लेंज लॉ हम स्टेटमेंट क्या कहते हैं, द डायरेक्शन और द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ इज एज due to electromagnetic induction is such that it opposes the cause which is responsible for its production। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनवर्ट थी, जब ये लूप कंप्लीटली अंदर था तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या था, मैक्सिमम था। और जब ये लूप कंप्लीटली बाहर चला जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। और अपेंडिकुलरली इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस धीरे धीरे कम हो रही है। देखो जैसे जैसे लूप बाहर निकलेगा परपेंडिकुलरली इनवर्ट जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ये कॉइल क्या करेगी, खुद में करंट इस तरह से जनरेट करेगी कि वो जो परपेंडिकुलरली इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड है वो खुद का जनरेट हो जाए, ताकि खुद का भी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ होगा और वो मैग्नेटिक फ्लक्स में कमी का क्या करेगा, कंपनसेट करेगा। कंपनसेट इज द करेक्ट वर्ड। तो हिसाब बराबर थोड़ा सा है ना, कंपनसेट कैसे करेगा। तो जब लूप कंप्लीटली अंदर था तो परपेंडिकुलरली इनवर्ट मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम था, परपेंडिकुलरली इनवर्ट क्रॉस, है ना। जैसे जैसे लूप को आप मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाल रहे हो, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, यहाँ पर है, तो ये बाहर निकलने वाला प्रोसेस हुआ, तो ऑटोमेटिकली आप देख लो फ्लक्स कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इस कमी को कंपनसेट कैसे करें, तो कॉइल में खुद में करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से हो जाए कि उसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ हो जाए। तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स में जो कमी है वो इसका खुद का करंट है ना कंपनसेट कर लेगा। तो देखिए मैंने क्लॉकवाइज एरो दिखाए हैं, दिखाने पड़े। क्लॉकवाइज जब करंट होता है तो कॉइल का, लूप का खुद का मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, अंदर की तरफ। हाँ भाई जल्दी बता दो। क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज मतलब एस बनता है, एस मतलब अंदर की तरफ होगा। तो अंदर की तरफ जो मैग्नेटिक फ्लक्स कम होता जा रहा है उस कमी को कंपनसेट कौन करेगा, ये इंड्यूस करंट ऑटोमेटिकली। तो लेंज लॉ यहाँ पर भी काम कर रहा है। लेंज लॉ अपोजेस द कॉज व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो इंड्यूस्ड करंट के प्रोडक्शन का कॉज क्या है, फाई एम में कमी। यहाँ पर इस एग्जांपल में फाई एम कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो अब उस कॉज का अपोज करने के लिए करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से हो गई कि वापस वो उसी डायरेक्शन में फ्लक्स को बढ़ा रहा है। तो फ्लक्स में कमी इंड्यूस करंट के प्रोडक्शन का कॉज है। तो करंट खुद इस डायरेक्शन में हो गया कि उस कमी को कंपनसेट कर रहा है, उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ा रहा है। ठीक है। हाँ अगर यहाँ क्रॉस के प्लेस पर डॉट होता तो क्वेश्चन कैसे भी बन सकते हैं। क्रॉस के प्लेस पर डॉट होता तो यहां पर करंट क्लॉकवाइज के प्लेस पर एंटी क्लॉकवाइज हो जाता। ट्रू? यस चलिए 2-3 और एग्जांपल हैं। देखिए लेट यहां पर डॉट है, ये डॉट, और लूप जरूरी नहीं है सर्कुलर हो, ट्रायंगुलर हो सकता है, अनइवन शेप का हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है। तो मैग्नेटिक फील्ड आपको दिख गया बी परपेंडिकुलरली आउटवर्ड है ये, ठीक है। और ये कोई सर्कुलर लूप है जिसमें इंड्यूस करंट फ्लो होगा। चलिए यहाँ उसको कंप्लीट कर देते हैं सर्किट को, है ना। सर्किट को कंप्लीट ही रखेगा इस, है ना। चलिए अब इस सर्कुलर लूप को किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से, स्पीड से बाहर से अंदर ला रहे हैं। ऐसे रीजन से अंदर ला रहे हैं जहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं था। तो जीरो मैग्नेटिक फील्ड वाले प्लेस से इसको बी मैग्नेटिक फील्ड वाले प्लेस के अंदर ला रहे हैं, और बी की डायरेक्शन आप देख लो कैसे है, अंदर ला रहे हैं। सेम क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं मैं, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द सर्कुलर लूप। क्लॉकवाइज सोच रहे हैं, है ना, सभी को सोचना है। तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी कि वो फाई एम में चेंज का अपोज करेगी। इस क्वेश्चन में उल्टा हो गया, पहले फाई एम जीरो था,
जब ये लूप कंप्लीटली बाहर था, जीरो मैग्नेटिक फील्ड में था, पहले ये बाहर ही था, तो इससे कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास नहीं हो रही थी, इसलिए इससे पास होने वाला फ्लक्स पहले जीरो था। अब जैसे जैसे ये अंदर आ रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब ये पूरी अंदर आ जाएगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो अब चेंज क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक्ड है इससे, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। और किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है। तो अब कंपनसेट करने के लिए करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी कि वो उस कॉज का अपोज करेगी। तो करंट की डायरेक्शन अगर आप क्लॉकवाइज ले ले, तो क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलरली इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा इसका, है ना। तो इंक्रीमेंट कहाँ हो रहा है, फ्लक्स में चेंज कहाँ हो रहा है, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। धीरे धीरे मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है। तो करंट उस कॉज का अपोज करता है, इंड्यूस करंट उस कॉज का अपोज करता है जो उसके प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो इंड्यूस करंट के प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है इस केस में, इंक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, इंक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन विच डायरेक्शन, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड डायरेक्शन। तो उस कॉज का अपोज करने के लिए ऑटोमेटिकली लूप में करंट की डायरेक्शन किस तरह से होनी चाहिए, क्लॉकवाइज होनी चाहिए, ताकि खुद का मैग्नेटिक फ्लक्स कहाँ हो, परपेंडिकुलरली इनवर्ड। इनवर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, आउटवर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स म्यूचुअली सब्ट्रैक्ट होते हैं, है ना, सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो ऐड होते हैं। तो इस तरह से अपोज होता है, इस तरह से अपोज होता है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल थे। एक लास्ट और देखें, एक लास्ट और देखें। अब आपके एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन आपके सामने, ऑलमोस्ट वैसा, एग्जैक्टली पता नहीं। दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स, दिस इज मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, और इसमें एक सर्कुलर लूप है, कंप्लीटली अंदर है ना, एक सर्कुलर लूप है, कंप्लीटली अंदर है। इस लूप को, है ना, वायर की रिंग है, इसको कंप्रेस कर दिया, और किस कंडीशन में लेकर आ गया इसको, इसको कंप्रेस करके कुछ इस कंडीशन में पहुंचा दिया। आप समझ सकते हैं, एक रिंग है, मेटल की रिंग को आप कंप्रेस करके जो सर्कुलर कंडीशन थी उससे उसको इस इलिप्टिकल कंडीशन में ले आए। तो बताइए, जब आप इस पर फोर्स अप्लाई करके इसको इलिप्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे, तब इसमें इंड्यूस करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा, पहली बात। अगर होगा तो डायरेक्शन बताओ, यह भी। जब इस सर्कुलर लूप को आप कंप्रेस करके इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे, है ना, कंप्रेस करके, तो इंड्यूस करंट फ्लो होगा क्या, yes or no? Yes, sir. If yes, Yes, sir. Yes, sir. if yes, then tell us the direction of induced current. Clockwise. तो पहली बात तो yes आंसर सही है, इंड्यूस्ड करंट फ्लो होगा। रीजन एरिया, रीजन एरिया। तो आपको मैं बता दूं, फाई एम इक्वल टू होता है बी डॉट ए। तो अभी तक जो हमने एग्जांपल देखे थे उसमें बी चेंज हो रहा था, तो फ्लक्स चेंज हो रहा था, और फ्लक्स चेंज हो रहा था तो कौन जनरेट होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट, है ना, बी चेंज। इस एग्जांपल में आप देखो, मैंने एरिया चेंज करने की कोशिश की है ना। तो जैसे जैसे सर्कुलर रिंग को आप कंप्रेस करेंगे उसका एरिया रिड्यूस होगा, जैसे जैसे आप सर्कुलर रिंग को कंप्रेस करते जाएंगे एरिया रिड्यूस होगा, और रिड्यूस होकर आप इसको लाइन भी बना सकते हैं, है ना। बिल्कुल इस तरह से कंप्रेस कर दें कि ऊपर वाली हाफ पेरिफेरी, नीचे वाली हाफ पेरिफेरी एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाए, तो ये एक लाइन भी बन सकती है, एरिया ऑलमोस्ट जीरो भी हो सकता है ना। तो आप समझ गए होंगे, जैसे जैसे सर्कल का एरिया मैक्सिमम होता है उसको कंप्रेस करते जाएंगे, एरिया रिड्यूस होगा, एरिया रिड्यूस होगा तो फाई एम रिड्यूस होगा। इंपॉर्टेंट बात पता लग गई, सर्कुलर लूप से लिंक फाई एम रिड्यूस होगा। अगर फाई एम रिड्यूस होगा तो इस लूप में करंट की डायरेक्शन, है ना, फाई एम में रिडक्शन का अपोज करेगी। अब कौन से फाई एम में रिडक्शन का अपोज करेगी, तो ये फाई एम किस डायरेक्शन में होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली आउटवर्ड है, आउटवर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स रिड्यूस हो रहा है, आउटवर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स रिड्यूस हो रहा है। बताइए इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी इसमें, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी इसमें, है ना। वेट कर रहा हूं, आपको क्वेश्चन क्लियर कर दिया मैंने। सर्कुलर रिंग को हम कंप्रेस कर रहे हैं, क्लॉकवाइज।
क्लॉकवाइज बोल रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली आउटवर्ड है और परपेंडिकुलरली आउटवर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है। रीजन लूप का एरिया कम हो रहा है, ठीक है। तो उस प्रोसेस में आपने कहा इंड्यूस करंट फ्लो होगा, ठीक बात है, इंड्यूस करंट फ्लो होगा। डायरेक्शन क्या होगी? क्लॉकवाइज सुनाई दिया एक दो का, बाकी लोग क्लॉकवाइज सही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. क्लॉकवाइज सही है, क्लॉकवाइज सही बोल रहे हैं। और सोचो भाई, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हो सकता है डॉट के प्लेस पर क्रॉस हो, लेकिन हाँ डॉट वाला समझ लोगे तो क्रॉस वाले की आंसर। तो कौन सी डायरेक्शन में फ्लक्स रिड्यूस हो रहा है? परपेंडिकुलरली आउटवर्ड डायरेक्शन में फ्लक्स रिड्यूस हो रहा है। डॉट है ना, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, ये जो सर्कुलर लूप है इसमें मैक्सिमम फ्लक्स था, 5 एम मैक्सिमम था। जैसे जैसे आप इसको कंप्रेस कर रहे हैं एरिया रिड्यूस होने से, ये आउटवर्ड है ना, ये आउटवर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स कैसा हो रहा है? कम हो रहा है। आउटवर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है, तो इसमें करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। आप क्लॉकवाइज बोल रहे थे शायद। जब इसमें करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी तभी तो इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा, और आउटवर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में कमी को कंपेंसेट करेगा इसका खुद का आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, है ना। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, और एंटी क्लॉकवाइज करंट कैसा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है? खुद का मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आ जाएगा। ये एडिशनल मैग्नेटिक फील्ड है, ये एडिशनल मैग्नेटिक फील्ड एडिशनल आउटवर्ड फ्लक्स जनरेट करेगा, और आउटवर्ड फ्लक्स में कमी आ रही थी, उस आउटवर्ड फ्लक्स में कमी को कंपनसेट कौन करेगा? इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड। तो क्लॉकवाइज करंट नहीं होगा, है ना। कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। और लेंज लॉ का स्टेटमेंट मे भी सबने लर्न कर लिया होगा। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पर ये फुल्ली बेस्ड है। सर, और ये, हाँ बोलिए सर जैसे किसी वायर में राइट टू लेफ्ट करंट फ्लो कर रहा है, तो उसके राइट ऊपर या टू नीचे, लेफ्ट फ्लो कर रहा है, हाँ, तो बोलिए। उसके ऊपर या नीचे जैसे करंट का कोई लूप है, तो उसमें करंट की करंट का लूप डायरेक्शन। नहीं है, एक लूप ही है। करंट का लूप नहीं है, एक लूप ही है। सुनिए भाई, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, ये भी एक टाइप है। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट काम में आ जाते हैं, आपकी दो नॉलेज काम में आती है। अगर कोई वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है राइट टू लेफ्ट, और सुनिए इस करंट की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ये करंट धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, तो ये जो इसके ऊपर लूप है, बिल्कुल ऊपर लूप है, इसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी? तो दो नॉलेज कैसे काम आती है? पहले तो ये जो हॉरिजॉन्टल वायर है, इसके करंट की डायरेक्शन को देखकर आपको बताना है कि ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बिकॉज ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर, ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डॉट होगा या क्रॉस होगा। तो मुझे पता लग रहा है क्रॉस होगा, नीचे डॉट होगा। ट्रू? पुरानी इंफॉर्मेशन 4th चैप्टर की। Yes, sir. बड़े Yes, sir. है ना। तो हम करते हैं ना इस तरह से, करंट की डायरेक्शन इस तरह से, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से होगी, नीचे से आउटवर्ड और ऊपर से इनवर्ड। अब ये करंट कांस्टेंट नहीं है, अगर कांस्टेंट करंट हो तो कोई इंड्यूस करंट फ्लो ही नहीं होगा इस लूप में। फ्लक्स कांस्टेंट होता है तो इंड्यूस्ड करंट जीरो होता है, फ्लक्स कांस्टेंट होगा तो इंड्यूस्ड करंट जीरो होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो होने से। बट हम कह रहे हैं इस करंट को थोड़ा सा इंक्रीज करें। आपका क्वेश्चन अब कंप्लीट कर दिया मैंने, है ना। अब इस ऊपर वाले लूप में करंट, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी जबकि हॉरिजॉन्टल वायर के करंट को धीरे धीरे इंक्रीज किया जा रहा है? बताइए। तो आपको धीरे धीरे इस बात समझ में आएगी कि सर लेंज लॉ को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं, लेंज लॉ के इतने एग्जांपल्स क्यों बता रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल वायर में करंट की डायरेक्शन को देखकर सबसे पहले हमने क्या पता लगाया, एक एक बात करें। सबसे पहले क्या पता लगाया कि इस लूप में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली इनवर्ट जा रही है। इस हॉरिजॉन्टल करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है वो हमें पता है, और ऊपर क्रॉस है। तो इसका मतलब कौन सा फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है? इस लूप से लिंक्ड कौन सा फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है? परपेंडिकुलरली इनवर्ट जो फ्लक्स होता है वो इंक्रीज हो रहा है।
करंट की वैल्यू को जैसे जैसे बढ़ाएंगे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, तो इनवर्ट फ्लक्स बढ़ता जाएगा ना, बढ़ता जाएगा, इनवर्ट फ्लक्स बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। अब आप समझ लो, है ना, लैंज लॉ के अकॉर्डिंग इंड्यूस करंट उस कॉज का अपोज करता है। तो किस कॉज का अपोज करता है? इनवर्ट मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है। अब उसका अपोज करने के लिए खुद का करंट कैसा होना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज से क्या होता है? खुद का मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो जाएगा? आउटवर्ड। आउटवर्ड। तो आउटवर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स इनवर्ट मैग्नेटिक फ्लक्स कैंसिल होते हैं, हो गया अपोज। हाँ, सेम क्वेश्चन में कह दें कि ये सब कुछ सही है, करंट फ्लो हो रहा है, बट इस करंट की वैल्यू को हम धीरे धीरे रिड्यूस कर रहे हैं, करंट को धीरे धीरे रिड्यूस कर रहे हैं, पिक्चर चेंज हो गई। करंट की वैल्यू को अगर धीरे धीरे कम कर रहे हैं, तो जिस मैग्नेटिक फ्लक्स को हम कह रहे थे ना बढ़ रहा है, एक्चुअल में अब वो इस केस में वो इनवर्ट मैग्नेटिक फ्लक्स रिड्यूस हो रहा है। तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? उस कॉज का अपोज करती है। तो इस कॉइल से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स जो कम हो रहा है, उस कमी का कंपनसेट करने के लिए खुद का करंट, इंड्यूस करंट भी कैसा हो जाएगा? क्लॉकवाइज, ताकि खुद का मैग्नेटिक फील्ड भी कैसा हो जाए? परपेंडिकुलरली इनवर्ट। तो इस तरह से अगर किसी कॉइल से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो खुद के करंट की डायरेक्शन उसको कंपनसेट करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देती है। और अगर किसी कॉइल से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स रिड्यूस हो रहा है, तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन उस रिडक्शन को कंपनसेट करने के लिए करंट की डायरेक्शन इस तरह से करती है कि मैग्नेटिक फील्ड, है ना, कंपनसेट हो अपोजिट डायरेक्शन। ओके, तो बहुत सारे, ये तो कुछ एग्जांपल हमने देखे, बट बहुत सारे टाइप्स हमने देख लिए, अलग अलग टाइप्स हमने देखे। तो 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है, अच्छा क्वेश्चन बनता है। ओके, तो हमने अभी तक 3 काम कर दिए, फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज सेकंड लॉ, लेंज लॉ। और लेंज लॉ को मुझे टाइम देना भी था, ठीक है। इस चैप्टर में एक एडी करंट वाली बात और बता देता हूँ, क्योंकि लेंज लॉ चल रहा है, तो एडी करंट और लेंज लॉ का भी बड़ा, है ना, कनेक्शन है, अच्छा कनेक्शन। तो एडी करंट्स क्या होती है? एडी करंट्स ही बोलते हैं ना, सिंगल करंट नहीं होता, बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, करंट के कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। तो एडी करंट्स को अच्छे से समझने के लिए मेटल के एक सॉलिड क्यूब को देखें। तो मेटल का एक सॉलिड क्यूब है, लाइक आज आपको एक वीडियो भी सेंड किया था एडी करंट से रिलेटेड, है ना, तो एक स्टूडेंट ने मुझे सेंड किया था, अक्षित ने, और अच्छा था। एडी करंट का जो हीटिंग इफेक्ट था, है ना, इंडक्शन फर्नेस में एडी करंट कैसे यूज लेते हैं, वो बात वहां पता लगती है। तो इंटेंस मैग्नेटिक फील्ड हो, और वो भी कैसा हो? वेरिएबल। तो इंटेंस वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड मेटल के अंदर इंटेंस एडी करंट्स जनरेट कर देते हैं। और हमें पता है जब भी किसी मेटल में करंट फ्लो होता है, मेटल के वायर में करंट फ्लो होता है, तो उसका एक हीटिंग इफेक्ट आता है, मेटल के वायर, है ना, हीट अप होने लग जाते हैं, गर्म होने लग जाते हैं। और जब इतने गर्म हो जाएंगे, वो रेडिश हो जाए, मेल्ट हो जाए, तो इस तरह से अलग अलग मेटल का अपना एक अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो अगर कोई ओर है ना, मिक्सचर ऑफ मेटल है, और में से डिफरेंट डिफरेंट मेटल को आपको प्योरीफाई करना है, तो बस उसको एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, इन हाई फ्रीक्वेंसी के मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं। तो उसमें इंटेंस मैग्नेटिक एडी करंट्स जनरेट होती है। एडी करंट से वो हीट अप होने लगते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेटल अपने अपने मेल्टिंग पॉइंट पर मेल्ट होकर प्योरीफाई होती रहती है, सेपरेट होती रहती है ओर में से। ओके, लेट ये मेटल का ब्लॉक है, और यहाँ पर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान दें, क्योंकि अभी अभी लेंज लॉ पढ़ा है ना, बात समझ में जल्दी आएगी। इस डायरेक्शन के मैग्नेटिक फील्ड को मैं इंक्रीज कर रहा हूं धीरे धीरे। मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, और ये क्यूब क्या है? मेटल का एक सॉलिड क्यूब है, ठीक है। तो इसके फेस 1, फेस 2, चलिए फेस 1 को ही देखिए। मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर फेस है ये फेस 1, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर फेस है फेस 1, फेस 1 परपेंडिकुलर है, आवाज आ जा रही है, Yes, sir. है ना, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर फेस है ये। तो मैग्नेटिक फील्ड बी को अगर धीरे धीरे इंक्रीज करें, तो एडी करंट्स के लिए हम क्या कहते हैं?
whenever magnetic field or magnetic flux linked with a metallic surface changes with time, then circular currents starts flowing on the surface of metal. This is called eddy currents. एडी करंट सरफेस पर इंटेंसिटी ज्यादा होती है और अंदर धीरे धीरे कम होती जाती है, अंदर भी होते हैं सर्कुलर, और एडी करंट्स उस प्लेन में होते हैं, एडी करंट्स उस प्लेन में होते हैं जो प्लेन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टल, और ये फर्स्ट प्लेन जो मैंने दिखाया है ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो इस प्लेन में सर्कुलर करंट जनरेट होंगे। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर इस तरह से एरो लगाता हूँ तो मेरे लिए ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज है ना, मेरे लिए एंटी क्लॉकवाइज है। ये आगे वाला पोर्शन है लेट, और ये पीछे वाला है ना, ये पीछे वाली लाइन है, ये आगे वाली लाइन। तो क्यूब से हमें बात बहुत इजीली पता लग जाती है। तो सभी को दिख रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज है, यस और नो? यस सर। तो ये करंट की डायरेक्शन है, कौन से करंट की डायरेक्शन? एडी करंट की डायरेक्शन है। लेट कब? जब इस मेटल के क्यूब से लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे इंक्रीज किया जा रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो लेट यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज करंट जनरेट हो रहा है। अब ये एंटी क्लॉकवाइज करंट जो है खुद का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, किस डायरेक्शन? तो एंटी क्लॉकवाइज करंट से मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होता है? सही है क्या? परपेंडिकुलरली इनवर्ड, यस आउटवर्ड, यस बिल्कुल ठीक है, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। तो इसका मतलब एडी करंट्स जो सर्कुलर करंट्स होते हैं, एडी करंट्स जो सर्कुलर करंट होते हैं वो खुद का मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन में जनरेट करते हैं ताकि चेंज का अपोज हो। तो कौन सा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है? कौन सा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है? परपेंडिकुलरली इनवर्ड। आवाज आ रही क्या? हेलो, कुछ मोमेंट के लिए म्यूट हो गया था। हेलो, आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। ओके, आवाज आ रही है। तो यहाँ पर बी मैग्नेटिक फील्ड, ये जो हॉरिजॉन्टली लेफ्ट टू राइट है, ये जो हॉरिजॉन्टली लेफ्ट टू राइट है, तो फर्स्ट सरफेस के लिए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना बाहर से अंदर जा रही है, तो मैंने क्रॉस लगाया किसका? इस मैग्नेटिक फील्ड का। और इस मैग्नेटिक फील्ड को आप धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, तो एडी करंट की डायरेक्शन भी कुछ इस तरह से होती है। एडी करंट्स की डायरेक्शन भी कुछ इस तरह से होती है कि वो उस कॉज का अपोज करती है जो इसके प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो इसके प्रोडक्शन के लिए, एडी करंट्स के प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल क्या है? इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड। इस केस में तो क्या है? इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो खुद का मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट कर देती है। डॉट मतलब इस डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन। जितना इंटेंसली बी मैग्नेटिक फील्ड इधर जनरेट होगा उतना ही इंटेंसिटी एडी करंट की होती है। तो एडी करंट्स का कनेक्शन भी इंड्यूस्ड ईएमएफ से ही है। एडी करंट का कनेक्शन भी इंड्यूस्ड ईएमएफ से ही है। एक बात, हाँ, अगर इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को बहुत ज्यादा से, है ना, मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा हो और उससे फिर उसको रिड्यूस करते जाए, धीरे धीरे कम करते जाए, तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा। तो जैसे जैसे क्रॉस मतलब परपेंडिकुलरली इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, तो अब करंट की डायरेक्शन उस कॉज का अपोज करेगी जो उसके प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो अब रेस्पॉन्सिबल कौन है? बी में कमी, मैग्नेटिक फील्ड में कमी। और किस डायरेक्शन में कमी? परपेंडिकुलरली इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है। तो खुद का मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से जनरेट करेगी कॉइल के, है ना, खुद का इलेक्ट्रिक करंट इस तरह से जनरेट करेगी। इसको कॉइल नहीं बोलना चाहिए, ये रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो सर्कुलर करंट जनरेट करते हैं। तो एडी करंट सर्कुलर करंट होते हैं। अब ये सर्कुलर करंट कुछ इस तरह से जनरेट होंगे कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है उसी डायरेक्शन में ये सर्कुलर करंट अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दे, उस कमी को कंपनसेट कर देंगे। तो एडी करंट्स की डायरेक्शन भी कुछ इस तरह से होती है, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग होती है कि वो उस कॉज का अपोज करती है जो उसके खुद के प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल हो। चलिए एक बात बताइए, अब आपसे पूछते भी हैं, पूछेंगे तो मुझे पता लगेगा। सेम ये मेटल का क्यूब है, ये मेटल का क्यूब है,
ओके, और लेट ये एंड पोल है ना, ये एंड पोल सभी को दिख रहा है, और इसको मैं ऊपर से नीचे ला रहा हूँ, है ना, किसी मैग्नेट के नॉर्थ पोल को ऊपर से नीचे ला रहे हैं। तो ये जो क्यूब का सबसे ऊपर वाला फेस है, इसमें एडी करंट्स की डायरेक्शन कैसे होगी? लेट ये एक सर्कुलर लूप बनाया मैंने, और आप इसको ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है, हम लोग इसको ऊपर से ही देख रहे हैं। बताइए इसमें करंट की डायरेक्शन किस तरह से एंटी होगी? क्लॉकवाइज। बस दो ही ऑप्शन है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। मैं मैग्नेट के नॉर्थ पोल को ऊपर से नीचे ला रहा हूं, और नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है, निकलती है, निकलती है। तो इस लूप ना, एक इमेजिनरी लूप मान लिया, एक्चुअल में तो पूरा का पूरा एरिया है। तो इस फेस में इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है। इनवर्ड मैग्नेटिक, इनवर्ड मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलरली इनवर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, इनवर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। तो इस सरफेस पर जो एडी करंट्स जनरेट होंगे, इस सबसे ऊपर वाले फेस पर जो मैग्नेटिक एडी करंट्स जनरेट होगी, उसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी? सर क्लॉकवाइज। मैग्नेट को नीचे ला रहे हैं तो क्लॉकवाइज बोल रहे हैं, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज बोल रहे हैं। और कोई? नो सर, एंटी क्लॉकवाइज होगी। यस सर। तो ये वो फेस है, पूरा क्यूब नहीं बना रहे, क्यूब का ये सबसे टॉप वाला फेस है, और हम मैग्नेट को नीचे ला रहे हैं, है ना, और नॉर्थ पोल सामने है, नॉर्थ पोल इसके पास आ रहा है। तो यहाँ पर एक सर्कुलर लूप है, लेट उस सर्कुलर लूप में, ये एक्चुअल में कोई लूप नहीं है, ये करंट लूप है ना, कोई मेटल की रिंग नहीं है, करंट लूप है। इस करंट लूप में करंट की डायरेक्शन क्या होगी? एडी करंट का करंट लूप है। तो क्लॉकवाइज भी बोल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी बोल रहे हैं। और कोई नया? और कोई नया? इस मेटल सर इनवर्ट के लिए तो एस बनेगा, मतलब क्लॉकवाइज, बट उसको अपोज क्या हो रहा करने के है? लिए क्या हो रहा है ना, बिल्कुल आपकी बात सब कुछ सुन रहे हैं। क्या हो रहा है? तो परपेंडिकुलरली इनवर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है। जैसे जैसे एंड पोल नीचे आ रहा है, कौन सा मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है? परपेंडिकुलरली इनवर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है। अब उस, है ना, इंक्रीमेंट को कंपनसेट करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए, हिसाब बराबर करने के लिए, एडी करंट कुछ इस तरह से जनरेट होती है कि इंक्रीमेंट को अपोज कर पाए। तो खुद का करंट, है ना, करंट लूप जो बनेगा, एडी करंट का जो करंट लूप बनेगा, उसका खुद का करंट, खुद का मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से होगा? तो आई थिंक एंटी क्लॉकवाइज इंड्यूस्ड करंट, एडी करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज होती है तो खुद का मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। तो जैसे जैसे नॉर्थ पोल नीचे आएगा, परपेंडिकुलरली इनवर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है। इस इंक्रीमेंट को कंपनसेट करने के लिए, इस इंक्रीमेंट को कंपनसेट करने के लिए एडी करंट की खुद की डायरेक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगी कि खुद का मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ हो गया कंपनसेट। तो अंदर की तरफ वाला मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, तो खुद का मैग्नेटिक फ्लक्स बाहर की तरफ हो जाएगा, तो कंपनसेट होगा ना। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए एडी करंट को, एडी करंट्स को एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। और इसके अपोजिट अगर आपको कहते हैं कि दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, तो ये क्रॉस वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, इसमें डिक्रीमेंट होता, कमी होती, और कमी को कंपनसेट करने के लिए एडी करंट्स को कुछ इस तरह से सेट होना पड़ता कि कमी को कंपनसेट किया जा सके। क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज होता तो खुद का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता? इनवर्ट। तो कमी को कंपनसेट कर लेता ये इंक्रीमेंट, ये क्रॉस। तो एडी करंट्स के लिए भी हम यही कहते हैं, द डायरेक्शन ऑफ एडी करंट्स is always such, it opposes the cause which is responsible for its production। और इस important fact को ध्यान में रखकर हम एडी करंट्स के बहुत सारे एप्लीकेशंस देखते हैं। एक अच्छा एप्लीकेशन है मोटर व्हीकल्स में जो स्पीडोमीटर्स होते हैं ना, स्पीडोमीटर्स। तो हमारे टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो, उसमें जो फ्रंट व्हील होता है, यहाँ पर होती है शाफ्ट, बीचों बीच होती है शाफ्ट। शाफ्ट के वहां पर एक ड्रम होता है, मेटल का ड्रम होता है, एल्यूमिनियम या जो भी है,
मेटल का ड्रम होता है और उस पर लगी होती है एक मैग्नेट। समझ लें आप, जैसे ये जो मैं सर्कुलर दिखा रहा हूँ ये मेटल का एक ड्रम है, जैसे ये मार्कर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इसके अंदर एक मैग्नेट है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है। जब व्हील घूमता है तो ये ड्रम घूमने लगता है, या ड्रम को तो फिक्स मान ले, जब व्हील घूमता है तो ये मैग्नेट व्हील की शाफ्ट के साथ कनेक्ट होता है। तो जैसे जैसे मैग्नेट घूमता है वो इस ड्रम में क्या जनरेट करता है, एडी करंट्स। भाई ये मैग्नेट घूमेगा तो अलग अलग सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी इंक्रीज हो रही होगी कभी डिक्रीज हो रही होगी। तो कुल मिलाकर व्हील के मोशन के साथ अंदर जो मैग्नेट कनेक्टेड होता है वो भी घूमता है। और ये जो सिलेंड्रिकल ड्रम है ये इस मैग्नेट के साथ कनेक्टेड नहीं है, ना व्हील के साथ कनेक्टेड है। इसका कुछ अलग तरह से सिस्टम होता है कि ये जो ड्रम है ये अपोजिट डायरेक्शन में घूमने लगता है बिकॉज ऑफ एडी करंट्स, एक टॉर्क लगता है। तो जब शाफ्ट से कनेक्टेड मैग्नेट घूमता है व्हील के साथ, और जितना रैपिडली ये व्हील घूमेगा उतना रैपिडली अंदर का मैग्नेट घूमेगा, और जितना रैपिडली मैग्नेट रोटेट करेगा उतना इंटेंस एडी करंट जनरेट होता है इस मेटल के ड्रम में, और ऑपोजिट डायरेक्शन में ये रोटेट करने लग जाता है। और इस ड्रम के साथ कनेक्टेड होता है एक मेटल का वायर, है ना, एक केबल के अंदर मेटल का वायर होता है और उसका कनेक्शन होता है हमारे स्पीडोमीटर के पॉइंटर के साथ। जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन घूमता है तो इस केबल में स्ट्रेच आता है, खींचता है, और हमारा पॉइंटर हमें आगे दिखाई देने लगता है। जितना फास्ट रोटेट करेगा व्हील, स्पीड जितनी ज्यादा होगी, रोटेशन उतना ज्यादा होगा, उतना इंटेंस एडी करंट यहाँ जनरेट होता है, उतना इफेक्टिव टॉर्क से ये सिलेंडर ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमता है और वो पॉइंटर हमें दिखा देता है इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द व्हीकल। तो एडी करंट्स के बहुत सारे फिनोमिनास हैं। एक मैग्नेटिक ट्रेन्स जो होती है उसमें मैग्नेटिक ब्रेक्स होते हैं, तो मैग्नेटिक ब्रेक्स भी इसी पर काम करते हैं कि जितना ज्यादा, है ना, मेटल के व्हील्स, ट्रेन्स में मेटल के व्हील्स होते हैं, वो जितना ज्यादा फास्ट चलते हैं तो उनमें एडी करंट्स जनरेट होता है। लेकिन कब, उसमें एक सिलेंड्रिकल सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं सोलेनॉइड। तो जब तक हम सोलेनॉइड में करंट फ्लो नहीं करेंगे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। जैसे ही करंट फ्लो करेंगे मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो ट्रेन को अगर रोकना है तो उन सोलेनॉइड्स में, सिलेंडर होते हैं व्हील के वहां पर, उन सोलेनॉइड्स में करंट जनरेट करना पड़ता है, करंट फ्लो करना पड़ता है। और बहुत फास्ट ब्रेक लगाना है तो करंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा करते हैं, स्लो स्पीड से ब्रेक लगाना है तो करंट का मैग्नीट्यूड कम रखा जाता है। तो करंट को कंट्रोल करके ब्रेकिंग सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है इलेक्ट्रिक ट्रेन्स में। और मेटल के व्हील्स के वहां ये सिलेंडर लगे होते हैं, बाहर से सिलेंडर ही दिखते हैं, एक्चुअल में सोलेनॉइड होता है, मल्टी टर्न कॉइल होती है जिसमें करंट फ्लो करने के बाद इंटेंस मैग्नेटिक फील्ड सेट होता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड सीधा कहाँ स्ट्राइक करता है, मेटल के व्हील्स, और व्हील्स रोटेट करते हैं, एडी करंट जनरेट होता है, और एडी करंट उस कॉज का अपोज करते हैं जो उनके प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो इस तरह से ब्रेकिंग सिस्टम काम करते हैं। एक था इंडक्शन फर्नेस। इंडक्शन फर्नेस का बताया मैंने आपको, ये एक वुडन प्लेटफॉर्म है या एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो नॉन मेटेलिक है। नॉन मेटेलिक प्लेटफॉर्म पे उस ओर को रखा जाता है जिसके अंदर मेटल्स है, ओर समझते हैं ना, जिसमें नॉन मेटेलिक और मेटेलिक सब मिक्सचर होता है। अब यहाँ पर क्या किया जाता है, इंटेंस मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं और उसको क्या करवाते हैं, चेंज कराते हैं, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ अप्लाई करते हैं। तो ये जो मिक्सचर ऑफ मेटल नॉन मेटेलिक सब्सटेंस यहाँ सब कुछ है। तो इस प्लेटफॉर्म पर जो नॉन मेटेलिक प्लेटफॉर्म है, इस पर इस ओर को रख दिया और मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहे हैं, हाई फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज कर रहे हैं। जब मैग्नेटिक फील्ड हाई फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज होगा तो इसके अंदर जो मेटल के पार्टिकल्स है, मेटल है इसके अंदर, उस मेटल में एडी करंट जनरेट होती है, एडी करंट। और एडी करंट का आता है हीटिंग इफेक्ट। मेटल में जब एडी करंट जनरेट होती है तो इलेक्ट्रॉन्स फास्ट रिवॉल्व करते हैं और वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलिजन भी करते हैं। बिकॉज ऑफ कोलिजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स हीट जनरेट होती है। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी किसी दूसरी एनर्जी की फॉर्म में निकलती है और वो एक्चुअल में हीट एनर्जी है। बहुत अंदर की बात बता रहा हूँ। तो जब एडी करंट्स इंटेंस होंगी तो हाई इंटेंसिटी से इलेक्ट्रॉन की कोलिजन होगी और हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और वो जब बहुत ज्यादा हो जाती है हीट एनर्जी तो मेटल रेडिश होने लगती है और मेल्ट हो जाती है। मेल्ट होकर उसको अलग से, है ना, एक तरह से कंटेन कर लेते हैं और कूल होने के बाद वापस वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसका एक आपको
यूट्यूब का वीडियो भी सेंड किया था, उसमें आप देखेंगे मेटल का एक छोटा सा सिलेंड्रिकल है ना, बिल्कुल सस्पेंडेड हो जाता है। वो सस्पेंडेड भी क्यों होता है? क्योंकि वो हल्का सा भी नीचे ऊपर मोशन करता है ना वर्टिकल डायरेक्शन में, तो वही एडी करंट उसके मोशन का अपोज करती है, तो वो इंटेंस मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंडेड ही हो जाता है। वो नीचे जाता है, थोड़ा सा भी नीचे जाएगा एडी करंट जनरेट होगी, वो उसके वेट को बैलेंस कर लेती है, तो वो सस्पेंडेड ही हो जाता है। और वो जो सिलेंड्रिकल आपको कॉपर के वुंडेड हेलिक्स दिख रहे हैं, उसमें जनरेट होता है इंटेंस करंट। और करंट क्या जनरेट करता है? मैग्नेटिक फील्ड। जब हम करंट को जीरो कर देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाता है और वो बिल्कुल ग्रेविटी उसको नीचे गिरा देती है। तो एडी करंट कैसे जनरेट होते हैं? जब किसी मेटल से लिंक मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ बहुत रैपिडली चेंज होते हैं, तो अंदर सर्कुलर करंट जनरेट हो जाते हैं और करंट का हीटिंग इफेक्ट होता है और मेटल का टेम्परेचर बढ़ता है और वो एक सर्टेन टेम्परेचर पर मेल्ट होकर प्योरिफिकेशन हो जाता है। एक सर्टेन मेटल एक सर्टेन टेम्परेचर पर मेल्ट होकर अलग हो जाता है और अलग अलग मेटल अलग अलग टेम्परेचर पर मेल्ट होकर सेपरेट होते रहते हैं, प्योरिफिकेशन होता है। इसको बोलते हैं इंडक्शन फर्नेस, इंडक्शन फर्नेस। तो गाइस टाइप देखते हैं, आज के थ्योरेटिकल टॉपिक तो हो गए, अब जो डेरिवेशन वाले पोर्शन बचे हैं। ओके, तो डेरिवेशन वाले पोर्शन में हम पहले किसको लें? एक था म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन। यस, ये कुछ टॉपिक्स हैं। तो म्यूचुअल इंडक्शन तो मैंने शायद 2 बार बता दिया था, आप पूछेंगे तो वापस बता देंगे। चलिए, म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, ये 2 बात कर ही लेते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन होता क्या है? तो हम कहते हैं म्यूचुअल में 2 कॉइल होगी, म्यूचुअल इंडक्शन सब कुछ इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअल इंडक्शन तो एक फिनोमेना है, एक प्रोसेस है। इसके बाद एक टॉपिक आएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस, दोनों को बात कर लेते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस, जिसके लिए हम कैपिटल एम सिंबल यूज लेते हैं इन हेनरी। तो पहले म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, देन म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा। म्यूचुअल इंडक्शन क्या है? तो अगर किसी कॉइल से फ्लो होने वाले करंट को टाइम के साथ चेंज करें, तो इसके पास रखी दूसरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है, इंड्यूस करंट फ्लो होने लग जाता है। तो अगर किसी कॉइल से लिंक से फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू में चेंज करें, तो पास वाली कॉइल में बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करंट फ्लो होने लग जाता है। वही पुरानी बात, जब इसमें करंट चेंज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इससे लिंक थी उस बी की वैल्यू में चेंज आएगा। चेंज कैसे भी हो सकता है, इंक्रीज करोगे तो वहां इंक्रीज होगा, डिक्रीज करोगे तो वहां डिक्रीज होगा। और बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा नेबरिंग कॉइल में, पास वाली कॉइल में। बिकॉज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगा और हमें पता लगेगा इसके अल्टरनेटिव से। तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? म्यूचुअल मतलब 2 कॉइल होनी चाहिए, किसी एक कॉइल से फ्लो होने वाले करंट में चेंज होने पर नेबरिंग कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड करंट जनरेट होता है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। और आइडियल केस में म्यूचुअल इंडक्शन ज्यादा कब होता है? जब एक कॉइल दूसरी कॉइल कोएक्सियली हो, लैग, दिस इज द सिस्टम। एक कॉइल दूसरी कॉइल कोएक्सियल। और अगर कॉइल इस तरह से है कि उसमें नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा है, उसकी रेडियस कम है, उसकी लेंथ ज्यादा है, तो वो सोलेनॉइड बोल दिया जाता है उस कॉइल को। लेट दिस इज S2 सोलेनॉइड, दिस इज S1 सोलेनॉइड। अंदर वाला S1 है, बाहर वाला S2। और जब हम किसी एक सोलेनॉइड में करंट फ्लो करते हैं तो दूसरे सोलेनॉइड में इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है। दूसरे में करंट फ्लो करेंगे और चेंज करेंगे तो फर्स्ट वाले में इंड्यूस करंट फ्लो होगा। ये तो है म्यूचुअल इंडक्शन। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, उसके लिए पूरा डेरिवेशन है, उसके लिए पूरा डेरिवेशन है। तो मैं 1 वे बता देता हूँ, ये 2 वे है कि एक कॉइल में करंट फ्लो करेंगे, दूसरी में इसका इफेक्ट। तो अगर हम S1 सोलेनॉइड में I1 करंट फ्लो करते हैं तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है B1, और B1 क्या होता है? म्यू नॉट
N1 L upon L into है ना V नॉट N1 upon L into I है ना। S1 सोलेनोइड में नंबर ऑफ टर्न्स है N1, S1 सोलेनोइड में I करंट फ्लो किया और दोनों कॉइल सेम लेंथ की है, L लेंथ की। दिस इज द मैग्नेटिक फ्लो, मैग्नेटिक फील्ड। अब S1 सोलेनोइड में करंट फ्लो किया I1, तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। किसके अंदर? S1 के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ये B1, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड B1, what is the magnetic flux linked with S2 solenoid? What is the magnetic flux linked with S2 solenoid? तो वो इस इक्वेशन से आता है। तो S2 solenoid में हम मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N2 है, और ब्रैकेट में क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न ऑफ S2 solenoid। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न ऑफ S2 solenoid। तो हमें साफ साफ दिख रहा है अभी अंदर मैग्नेटिक फील्ड कौन सा वाला है? B1, तो B1 ही होगा। हाँ, एरिया हमने A1 लिखा है। S2 सोलेनोइड का एरिया मान लेते हैं A2 है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। S1 सोलेनोइड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, हमने A1 ही लिखा है। रीजन, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देख लो आप कहां पर है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बस इतने एरिया में ही है। और अगर कोई गलती से A2 लिख दे, इसका मतलब वो क्या सोच रहा है कि पूरे के पूरे A2 एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं। जहां जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उतना ही एरिया लिखा जाएगा। अगर कोई A2 लिख दे, इसका मतलब वो सोच रहा है यहाँ पर भी A1 है, यहाँ पर भी B1 मैग्नेटिक फील्ड है, बट यहाँ पर नहीं है। कहाँ है? जितने एरिया में है A2 के, जितने एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उतना ही लिखा जाएगा। तो दिस इज द पोर्शन ऑफ A2। ट्रू, A1 is also some portion of A2। बताइए। Yes, sir. S1 S2 दो सोलेनोइड है, कोएक्सियली रखे हुए हैं, सिलिंड्रिकल होते हैं। तो A1 स्मॉलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, A2 वाइडर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो A1 एक्चुअल में A2 का ही तो पार्ट है। तो हम क्या कहते हैं? phi m be the total magnetic flux linked with S2 solenoid। S2 solenoid में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N2 है, N2 से प्रोडक्ट किया, और ब्रैकेट में क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद वन टर्न ऑफ S2 solenoid। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। हमें पता है B1 A1 एक्सिस के पैरेलल होते हैं, इसलिए cos 0 1 हो जाता है। B1 का फॉर्मूला आपके सामने है ना? तो रिवीजन में आप जानते हैं, टाइम नहीं लगता। B1 का फॉर्मूला लिखते हैं, म्यू नॉट N1 अपॉन L I1, और ये A1। इस पूरे एक्सप्रेशन को बस मैं थोड़ा अरेंज कर देता हूँ, सेट इस तरह से कर देता हूँ कि कांस्टेंट टर्म्स को एक ब्रैकेट में और वेरिएबल को सबसे बाहर। तो म्यू नॉट N1 N2 A1 अपॉन L, दिस इज कांस्टेंट टर्म। I1 वेरी कर सकते हैं। तो S1 सोलेनोइड में जो करंट हमने फ्लो किया I1, उसको आप कम ज्यादा कर सकते हो। उसको कम ज्यादा करोगे तो phi m कम ज्यादा होगा, और अगर phi m कम ज्यादा होगा तो बात आ गई ना स्टार्टिंग वाली, किसी भी सिस्टम, किसी भी कॉइल से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स को अगर चेंज करते हो तो EMF इंड्यूस होगा और इंड्यूस करंट फ्लो होने लग जाएगा। तो इसमें करंट फ्लो हो सकता है ना, आइदर क्लॉकवाइज आइदर एंटी क्लॉकवाइज, डिपेंड करेगा इस phi m को आप कम कर रहे हो या ज्यादा कर रहे हो। तो चेंज किस डायरेक्शन में, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में S2 सोलेनोइड में करंट फ्लो होने लग जाता है, इंड्यूस्ड करंट है ना, म्यूचुअल इंडक्शन। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है? तो इस इक्वेशन को हम ध्यान से देखते हैं, और इस इक्वेशन को जब ध्यान से देखते हैं तो क्या पता लगता है? S2 सोलेनोइड से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स I1 के प्रोपोर्शनल है, S1 सोलेनोइड के इलेक्ट्रिक करंट के प्रोपोर्शनल है ना म्यूचुअल। S2 सोलेनोइड का फ्लक्स S1 सोलेनोइड के प्रोपोर्शनल है, S1 सोलेनोइड के इलेक्ट्रिक करंट के प्रोपोर्शनल है। फिर हम एक कांस्टेंट अप्लाई करते हैं M, है ना, एक ही बता रहा हूँ M12 M21 बताया था, तो वो फाइनली M ही होता है। और इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो हमें पता लग जाता है M क्या है। M क्या है? म्यू नॉट N1 N2 A1 L, म्यूचुअल इंडक्टेंस इन हेनरी। म्यूचुअल इंडक्टेंस का ऐसा यूनिट होता है हेनरी, और वाइस वर्सा आपको बताया था, टू वे है ये। हम S1 में करंट फ्लो करके पूरा बात को समझे, अगर हम उल्टा कर देते,
हम करंट फ्लो करते S2 में I2 करंट, और S2 में करंट फ्लो करके S1 पर उसका इफेक्ट देखते, S1 से लिंक्ड टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स पता करते, तब भी आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू एग्जैक्टली यही मिलती, म्यू नॉट N1 N2 A1 अपॉन L, A1 स्मॉलर एरिया ही ऑलवेज आता है। ये था म्यूचुअल इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस इन हेनरी। ओके, सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, देन सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, ये लास्ट काम आज और कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 6 के ये सारे टॉपिक हो जाएंगे। एक इसमें एसी जनरेटर हुआ करता था, बट एनसीईआरटी ने सीबीएसई ने इसको डिलीट किया है इसीलिए। ओके, सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, तो जैसे म्यूचुअल इंडक्शन था वैसे ही सेल्फ इंडक्शन होता है। म्यूचुअल इंडक्शन में आपको 2 कॉइल दिखाई थी, सेल्फ इंडक्शन में एक ही कॉइल सेल्फ। तो जब भी किसी कॉइल से फ्लो होने वाले करंट को टाइम के साथ चेंज करते हैं तो कॉइल के अंदर B चेंज होता है और कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होता है। बस कीवर्ड क्या है, कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, दैट्स इट। जब भी किसी कॉइल से फ्लो होने वाले करंट में चेंज करते हैं तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है और कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। और लेंज लॉ के अकॉर्डिंग है ना, इसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ऑटोमेटिकली इस तरह से सेट हो जाएगी कि वो उस चेंज का अपोज करेगी। अगर करंट को आप इंक्रीज करते हो तो अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लग जाएगा। अगर करंट की वैल्यू को आप कम करते हो तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में एडिशनल करंट जनरेट होगा जो कमी को कंपनसेट करेगा, इस तरह से। तो सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट इन अ कॉइल व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द कॉइल चेंजेस विद टाइम। तो किसी कॉइल से पास होने वाले करंट को ही आप चेंज कर दो तो उसमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन, उसमें इंड्यूस्ड करंट फ्लो होने लग जाता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड करंट जनरेट होने लग जाता है। तो एक ही कॉइल है, सिंगल कॉइल, इसलिए सेल्फ इंडक्शन। अब सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस L, उसके लिए डेरिवेशन है पूरा और कंपैरेटिवली छोटा है। तो एक ही कॉइल लेते हैं, एक ही कॉइल लेते हैं, लेट एक सोलेनॉइड है ऑफ लेंथ L एंड टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N। इसमें I करंट फ्लो किया, ठीक है, तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा B इक्वल टू म्यू नॉट N अपॉन L I, ठीक है। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N है, लेट इसका एरिया A है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, N इंटू मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न, बिकॉज थीटा 0 होता है ना, B की डायरेक्शन A की डायरेक्शन एक्सिस के पैरेलल होती है, थीटा 0 होता है, तो ये कॉस्ट प्रोडक्ट में cos 0 1 एंड B की वैल्यू म्यू नॉट N I L और ये A। इसमें देखें तो फाई M इक्वल टू म्यू नॉट N स्क्वायर A अपॉन L और ये I। तो वैसे ही इक्वेशन आ गया जो अभी म्यूचुअल इंडक्टेंस में बताया। सेल्फ इंडक्शन में बस एक सिंगल कॉइल ही होती है, सिंगल सोलेनॉइड ही होता है। अब इस इक्वेशन से पता लग रहा है कि इस एस सोलेनॉइड से लिंक्ड टोटल फ्लक्स, इस एस सोलेनॉइड से लिंक्ड टोटल फ्लक्स इस एस सोलेनॉइड में जो करंट फ्लो किया जा रहा है उसी के प्रोपोर्शनल है ना। सेल्फ उसमें म्यूचुअल था, S1 का इफेक्ट S2 पर आता है, S2 का इफेक्ट S1 पर आता है म्यूचुअल। सेल्फ इंडक्शन में जिस सोलेनॉइड में फ्लक्स की बात की जा रही है उसी करंट के प्रोपोर्शनल है सेल्फ। फिर हम प्रोपोर्शनलिटी सिंबल अप्लाई करते हैं L, हम अपनी तरफ से अप्लाई करते हैं और इन दोनों इक्वेशन से हमें पता लग जाता है कि इस सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी। तो इनको क्यों अप्लाई करते हैं, क्योंकि अगर आप S के प्लेस पर H डैश कॉइल ले लें, लेट दिस इज द डिफरेंट कॉइल, इस कॉइल से अलग कॉइल है, बट जितना एम्पियर करंट में इसमें फ्लो कर रहा था S में उतना ही एम्पियर करंट में S डैश में फ्लो कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ फ्लक्स अलग है, मैग्नेटिक फ्लक्स अलग है। तो वो अलग क्या है, इस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस कुछ और है, इस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस कुछ और है। इसलिए करंट सेम होने पर भी
मैग्नेटिक फ्लक्स सेम नहीं है क्योंकि एल अलग अलग होते हैं इन हेनरी, इसलिए इनको पढ़ा जाता है। ओके, तो एल के इक्वेशन की बात करूं किसी सोलेनोइड के लिए, इन दोनों है ना टर्म्स को देखकर, तो एल क्या होगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनोइड। आप में से कोई मुझे बताएं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सर्कुलर कॉइल क्या होता है? मुझे याद है मैंने करवाया था शायद, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर। तो बहुत सारे टॉपिक कर लिए आज की क्लास में, टाइम देख लेते हैं। यस, बताइए सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सर्कुलर कॉइल क्या होगा? सर पाई म्यू नॉट आर बाय 2। मैं अटेंडेंस ले लूं, बच्चों से बात तो करें, क्या चक्कर है। ओके, अटेंडेंस का हाँ क्या बोला था, वापस बोलो। पाई म्यू नॉट आर बाय 2। आर बाई 2, पाई म्यू नॉट आर बाई 2, भाई सही है क्या? यस सर। क्योंकि एरिया की बात आई थी तो इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ओके, प्रोसेस वही है ना, इसमें करंट फ्लो करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, इसका मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करते हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कुछ इस तरह से हो जाता है, बी डॉट ए, फाई इक्वल टू बी डॉट ए, बी डॉट ए, तो बी आता है फाई एम मैग्नेटिक फ्लक्स, म्यू आई अपॉन 2r इंटू ए के प्लेस पर पाई आर स्क्वायर, है ना। और इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, म्यू नॉट पाई आर अपॉन 2 और ये आई, है ना, एक आर कैंसिल हो रहा था तो आई को मैंने बाहर रख दिया, तो ये जो कांस्टेंट टर्म होती है इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, है ना। फाई एम इक्वल टू होता है एल आई, तो वेरिएबल को छोड़कर जो कांस्टेंट टर्म होती है वो होता है सेल्फ इंडक्टेंस। बिल्कुल सही बताया। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर को एंड किया। एक तो टॉपिक इसमें आता है एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। तो कल हम, है ना, इस चैप्टर को एंड करेंगे, इसके एक्सरसाइज की क्वेश्चन कल हम फिनिश करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। गुड डे, बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. Good day, sir. ओके।